हेलो छात्रों, दीक्षांत एडुटेक में आपका स्वागत है। आज वर्ग 6 के लिए विषय हिंदी में पाठ साइकिल की सवारी, जिसके लेखक हैं सुदर्शन जी। इसका पहला पाठ हम लोगों ने पढ़ा है। यह पार्ट दो है, सेकंड पार्ट है, दूसरा पार्ट। कुल 3 पार्ट में, जैसा कि पहले पार्ट में हमने बताया था कि कुल 3 पार्ट में इस पाठ को पूर्ण किया गया है वीडियो के माध्यम से, जिसमें यह दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं कि लेखक सुदर्शन जो साइकिल चलाना और हारमोनियम बजाना, यह 2 विद्याएं अपने जीवन काल में अभी तक सीख नहीं पाए हैं। और जब भी वो किसी को साइकिल चलाते हुए देखते हैं तो उन्हें अपने आप पर दया आती है। जैसा कि उन्होंने लिखा है अपने इस पाठ में कि जब वे बैठे हुए थे और उनके सामने से उनका अपना ही बेटा साइकिल चलाते हुए निकल गया, तब तो इनके मन स्थिति में काफ़ी परिवर्तन हुआ और यह सोच ली कि अब चाहे जो भी हो जाए मैं साइकिल चलाना जरूर सीखूंगा। आखिर साइकिल चलाने में है भी क्या? साइकिल पर बैठना है और ताबड़तोड़ पांव चलाते रहना है पैडल के ऊपर, साइकिल अपने आप भागती जाएगी। ये बात जब उनके जेहन में आती है, उनके मन में आती है, तब वह इस बात के लिए जिद पकड़ लेते हैं कि मैं अब चाहे जो कुछ भी हो जाए साइकिल जरूर चलाना सीखूंगा। और सबसे पहले साइकिल सीखने के लिए सबसे पहले तैयारी के अंतर्गत उन्होंने अपने फटे पुराने कपड़ों को अलमारी से निकाला और अपनी श्रीमती जी के सामने रख दिया और कहा कि इसकी मरम्मत कर दीजिए। श्रीमती जी अचरज भरी दृष्टि से उन्हें देखती हैं, आश्चर्य से, कि आखिर ये फटे पुराने कपड़े जिसे हमने अलग हटा दिया था, ये पहनते भी नहीं हैं, और अचानक आज क्या हुआ कि ये सारे कपड़े लाके कह रहे हैं मरम्मत कर दो। उनके पूछने के बाद लेखक ने उनसे बताना तो नहीं चाहते थे, वह ये चाहते थे कि उनके परिवार का कोई भी सदस्य न जान पाए और वो साइकिल सीख लें। अर्थात एक तरह से वह सबको एक अचरज भरी स्थिति से अवगत कराना चाहते थे कि मैं साइकिल चलाना नहीं जानता था, अब देखो मैं साइकिल चला रहा हूँ। परंतु श्रीमती जी को बिना बताए उनकी गाड़ी आगे बढ़ नहीं रही थी, उनका काम हो नहीं रहा था, उन्हें बताना ही था, नहीं तो श्रीमती जी तो हिले भी कैसे, वो तो काम भी नहीं करती। इसलिए उन्हें बताना जरूरी समझा और उन्हें बताया कि मैं साइकिल सीखना चाहता हूँ। तब श्रीमती जी ने कहा कि साइकिल सीखना चाहते हैं और फटे पुराने कपड़े लाए हैं, दोनों में क्या संबंध है भाई? तो फिर उन्होंने कहा कि अरे जो मूर्ख होते हैं वह आखिर साइकिल मैं चलाऊंगा तो 1-2 बार गिरूंगा, जो मूर्ख होते हैं वह गिरने पर अपने नए कपड़ों को फाड़ लेते हैं। मेरे पास तो फटे पुराने कपड़े हैं, मैं इसी की मरम्मत करके इससे साइकिल सीखूंगा और जब पूर्णतया सीख जाऊंगा तो अच्छे कपड़े पहन के चलाऊंगा, क्योंकि मैं तो बुद्धिमान हूँ। स्वयं को बुद्धिमान सिद्ध करते हैं और तब तत्पश्चात उनकी श्रीमती जी बच्चों को सुलाने के बाद मशीन उठाती हैं और तुरंत भीड़ जाती हैं उनके कपड़ों की मरम्मत में। परंतु उन्होंने मना किया कि आपसे ऐसा संभव नहीं है कि आप साइकिल चला पाएंगे, फिर भी आपकी अगर इच्छा है तो कोशिश कीजिए। अब ये बैठे हुए हैं और इस उधेड़-बुन में पड़े हुए हैं कि भाई किसी भी विद्या को सीखने के लिए गुरु का होना प्रथम आवश्यक माना जाता है।
और बिना गुरु के ज्ञान संभव नहीं है। अतः वह अब इस उधेड़बुन में है कि अपना उस्ताद, अपना गुरु किसे बनाए। और इसके बाद ये पार्ट 2 में उसके आगे की कहानी वर्णित है। आइए देखते हैं। अब हमारे सामने यह सवाल था कि अपना उस्ताद किसे बनाए। कपड़े भी बन जाएंगे और बाजार से चूंकि गिरेंगे, ये गिरने से पहले इन्हें जंबक की आवश्यकता पड़ेगी, अर्थात मलहम की आवश्यकता पड़ेगी। उसके भी 2 डब्बे खरीद के लेखक महोदय हमारे रख लिए, अर्थात अपनी तरफ से जो कर सकते थे वैसी पूरी तैयारी कर चुके हैं। अब इन्हें आवश्यकता है अपने गुरु की, जिनके साथ यह शिष्यवत मिलकर के अब साइकिल चलाना सीखेंगे। इसी उधेड़बुन में बैठे थे कि तिवारी लक्ष्मी नारायण आ गए और बोले, क्यों भाई, हो जाए एक बाजी शतरंज की। अक्सर ही मित्रों के साथ खेल में आदमी अधिक ही इन्वॉल्व हो जाता है और ये लेखक महोदय तिवारी जी, लक्ष्मी नारायण तिवारी जी के साथ शतरंज अक्सर ही खेला करते थे। अतः ये दोनों जब मिले तो तिवारी जी ने कहा कि चलो एक हो जाए बाजी। हमने सिर हिलाकर जवाब दिया, नहीं साहब, आज तो जी नहीं चाहता। इनके दिमाग में तो कुछ और चल रहा है। तिवारी जी पूछते हैं, क्यों? उन्होंने कहा, यदि जी न चाहे तो क्या करें? जी ही नहीं चाह रहा। जी का अर्थ हुआ मन। मन नहीं चाहता, मन नहीं करता। यह कहते कहते हमारा गला भर आया। तिवारी जी का दिल पसीज गया और ये कहते कहते दिल न करे तो जी न आए तो क्या करें। उदास मन से जब वो बोले, गला भर आया उनका, तो तिवारी जी का भी हृदय, एक मित्र हैं भाई, उनका हृदय कैसे न पसीजे, और उनका हृदय पसीज गया अर्थात नरम हो गया। हमारे पास बैठकर बोले, अरे भाई मामला क्या है, आखिर क्यों जी नहीं चाहता, क्या तकलीफ, कोई व्यथा है? हमने कहा, तिवारी भैया क्या कहें, सोचा था चलो साइकिल की सवारी सीख लें। बताओ, है कोई ऐसा आदमी तुम्हारे ख्याल में जो हमारी सहायता करे? अंततः उन्हें भी बताना पड़ा, जो नहीं चाहते थे कि किसी को बताना कि मैं साइकिल सीख भी लूं और किसी को पता भी न चले। यह दूसरे व्यक्ति हैं, इनके मित्र तिवारी लक्ष्मी नारायण तिवारी जी, जिन्हें बताना इनकी मजबूरी बन गई, क्योंकि इन्हें तो अब एक उस्ताद की आवश्यकता है जो इन्हें साइकिल सिखा सके। अतः उन्होंने जब कहा तब तिवारी जी भी नकारात्मकता का बोध दर्शाते हुए ही इनको मना करेंगे, निसंदेह, क्योंकि इनकी कवि और कहानीकारों की कुछ ऐसी ही स्थितियां होती हैं। इनकी व्यथा, इनके हृदय की व्यथा, यह मन ही राखो गोय के आधार पर रख भी नहीं पाते और जिनसे बोलते हैं वही इनका हंसी उड़ाते हैं। तिवारी जी ने हमारी तरफ ऐसा देखा जैसे मानो हमको कोई खजाना मिल रहा है और वे खाली हाथ रह जाते। बोले, मेरी मानो तो यह रोग न पालो, अब इस आयु में साइकिल पर चढ़ोगे और फिर यह भी कोई सवारी है कि डंडे पर उपरू बैठे हैं और पांव चला रहे हैं। अजी लानत भेजो इस ख्याल पर और आओ एक बाजी खेले। तिवारी जी उनको समझाने के लहजे में कहते हैं कि यह तुम्हारे बस की बात नहीं है, परंतु जिद तो जिद, वो भी लेखक की जिद। साफ समझ गए, हमने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। लेखक कहते हैं, साफ समझ गए कि तिवारी ईर्ष्या की आग में फूंका जाता है। मुंह फुलाकर हमने कहा, भाई तिवारी, हम तो जरूर सीखेंगे।
कोई आदमी बताओ। तिवारी जी ने कहा, आदमी तो ऐसा है ही, मगर वह मुफ्त में नहीं सिखाएगा, फीस दे सकोगे? फीस की बात आई। गुरु जब दीक्षा देंगे, शिक्षा देंगे, तो उन्हें दक्षिणा भी चाहिए। कितने दिनों में सिखा देंगे? उन्होंने पूछा, यही 10-12 दिनों में। और फीस क्या लेगा हमसे? औरों से 25 लेता है, तुमसे 20 ले लेगा हमारी खातिर। यह कहकर तिवारी जी उस्ताद को बुलाने चले गए। देखे कि अब यहाँ दाल गलने वाली नहीं है, ये शतरंज की बाजी खेलने वाले नहीं है, तो फिर उनकी ही बात पर रहते हुए वह उनके लिए उस्ताद लाने चले गए। उस्ताद का उस समय मेहनताना शुल्क था 25 रुपये, परंतु तिवारी जी के जान पहचान वाले होने के वजह से, तिवारी जी का पहचान रहने के वजह से और इनके वजह से ही वह 20 रुपये ले सकते थे। आगे देखिए, हमने सोचा 10 दिन सिखाएगा और 20 रुपया फीस लेगा, अर्थात 2 रुपये रोजाना। अब लेखक अपने मन में हिसाब जोड़ रहे हैं। यह मध्यम वर्गीय परिवार की एक ऐसी ही विकट परिस्थिति होती है छात्रों। मध्यम वर्गीय परिवार जिसे न जमीन नसीब होती है न आसमां, जो न ऊंचाइयों को छू सकता है न निम्नतर रह सकता है, वह प्रतिष्ठा और पैसा दोनों के बीच में झूलता रहता है। हिसाब लगाता है हर चीज का, नफा और घटा का। उसके जीवन में कुछ ऐसा विचित्र खेल चलते रहता है कि वह इससे वंचित नहीं रह सकता। ठीक इसी तरह से ये लेखक महोदय हमारे मध्यम वर्गीय परिवार से हैं और यह भी अब गुना भाग में लग गए कि भाई 10 दिन में सिखा देंगे वो साइकिल हमें और 20 रुपये फीस लेंगे, यानी प्रत्येक दिन का 2 रुपया होता है। और 2 रुपये फीस लेंगे अगर प्रत्येक दिन सिखाने का, तो इसका परिणाम क्या क्या हो सकता है? हमें आखिर वह नुकसान होगा तो फायदा कैसे होगा, या फायदा होगा तो कहाँ हो रहा है? उन्होंने सोचा 2 रुपये रोजाना अर्थात 60 रुपये महीना, 60 रुपये महीना, और वह भी 1-2 घंटे के लिए 60 रुपये महीना लगेगा, और वो भी 1-2 घंटे के लिए। 60 रुपये आज की बात नहीं, जब लेखक लिखे थे उस समय 60 रुपये की अहमियत अच्छी खासी थी। ऐसी 3-4 ट्यूशन मिल जाए तो 250-300 रुपये महीना हो गया। हमने तिवारी जी से इतना ही कहा कि जाकर मामला तय कराओ, मगर जी में खुश हो रहे थे कि साइकिल चलाना आ जाए तो एक ट्रेनिंग स्कूल खोल देंगे और 300-400 रुपये मासिक कमाने लगेंगे। अब बताइए, ये 300-400 रुपये मासिक अर्थात साइकिल सीखने के बाद भी ये इनके दिमाग में, लेखकों की और कवियों की दिमाग तो खुरापात होती ही है, इतनी खुरापाती होती है जिसका जवाब ही नहीं होता। एक कवि महोदय खड़े होकर स्टेज पर और अपनी कविता पाठ के अंतर्गत उन्होंने कहा, उन्होंने अपने मन मस्तिष्क में सोचा कि नहीं, पुरानी कविताएं तो कई बार सुना चुके हैं, कुछ नई अपने तरफ से कहा जाए। 4 लाइन ही सही, लेकिन कहेंगे हम सही, अब नए तरीके से कहेंगे। और उन्होंने वहीं पे बनाना शुरू कर दिया। अपने आप पर भरोसा, आत्मविश्वास से लबरेज होते हैं ये कवि महोदय लोग। और उन्होंने अपने आत्मविश्वास की प्रथम सीढ़ी के पायदान पर रखते हुए अपने पांव को अग्रसर होने की कोशिश करते हुए कहा
कि तेरे चिलमन में मैं झांकूं, मेरे चिलमन में तू झांके। तेरे चिलमन में मैं झांकूं, मेरे चिलमन में तू झांके। अब अगली पंक्ति उनकी बन नहीं रही है। एक ही पंक्ति को कई बार वो दोहरा रहे हैं कि तेरे चिलमन में मैं झांकूं, मेरे चिलमन में तू झांके। कि तेरे चिलमन में मैं झांकूं, मेरे चिलमन में तू झांके। कई तरीकों से अंतराओं को वो कह रहे हैं। अगली पंक्ति बन नहीं रही है। कभी कभी ऐसे असुविधाओं से दो चार होना पड़ता है कवियों को, क्योंकि वहां श्रोता बैठे हुए थे और श्रोताओं में से एक श्रोता को अब बर्दाश्त नहीं हुआ, बर्दाश्त से बाहर हो गया। कवि महोदय जैसे ही वो सोच के बैठा श्रोता भी कि अब अगली बार अगर इसी पंक्ति को कहते हैं कवि महोदय तो मैं स्टेज पर चढ़ जाऊंगा और छोड़ूंगा नहीं कवि महोदय को। मैं जरूर उनसे कहूंगा कि क्यों एक ही पंक्ति बार बार दोहरा रहे हैं। और तब जब अगली बार उन्होंने कहा कि तेरे चिलमन में मैं झांकूं, मेरे चिलमन में तू झांके। चिलमन का अर्थ होता है गिरेबान। तब उस श्रोता का हृदय कांप गया और वह गुस्से से उठा और चल दिया स्टेज की तरफ। कहा कि अब तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। यह बर्दाश्त की नदी की धारा का प्रवाह बढ़ गया और बांध तोड़ते हुए श्रोता स्टेज पर चढ़ गया और जाते ही कहा कि अरे कवि महोदय, बार बार क्यों कहते हो तेरे चिलमन में मैं झांकूं, मेरे चिलमन में तू झांके। अगली पंक्ति कहां गई? कवि महोदय ने कहा, श्रोता इत्मीनान से श्रद्धा के साथ सुनते रहिए, आ ही रही है अगली पंक्ति। बोले तब से तो सुन रहा हूं। फिर उन्होंने कहा कि तेरे चिलमन में मैं झांकूं, मेरे चिलमन में तू झांके। उनके हाथ से माइक छीनते हुए श्रोता ने कहा कि लगा दो आग इस चिलमन को, न मैं झांकूं न तू झांके। भगाओ, लगा दो आग इस चिलमन को, न मैं झांकूं न तू झांके। अर्थात ये युक्तियों को इतना सोचते रहते हैं कवि महोदय हमारे और कहानीकार, जिनकी युक्तियां खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। अब देखिए यहीं पे लेखक महोदय को जैसे ही पता चला कि 20 रुपये लेंगे हमारे उस्ताद साइकिल सिखाने के लिए, और उन्होंने हिसाब भी लगा लिया प्रत्येक दिन का 2 रुपये खर्च, और उसके बाद से ये तुरंत हिसाब लगाने लगे कि भाई इसका फायदा क्या पहुंचने वाला है मुझे। तब उन्हें ये उनका कैलकुलेशन हुआ, वो उन्होंने गणना किया और कहा कि 300-400 रुपये तो आराम से हम कमा सकते हैं। और कैसे कमाएंगे? तो साइकिल ट्रेनिंग स्कूल खोल देंगे। इतने में तिवारी जी ने बाहर से आवाज दी। हमने जाकर देखा तो उस्ताद साहब खड़े थे। हमने शरीफ विद्यार्थी के समान श्रद्धा से हाथ जोड़कर प्रणाम किया और चुपचाप खड़े हो गए। तिवारी जी बोले, यह तो 20 रुपये पर मानते ही न थे, बड़ी मुश्किल से मनाया है। पेशगी लेंगे, पेशगी माने एडवांस लेंगे। कहते हैं पीछे कोई नहीं देता, बाद में कोई नहीं देता, सीख लेता है लोग, भाग जाता है लोग, देता नहीं है लोग, कल देंगे परसों देंगे, ऐसे करते हैं लोग। इसलिए पेशगी लेंगे मतलब एडवांस लेंगे। अरे भाई हम देंगे। लेखक कहते हैं कि अरे भाई हम देंगे। दुनिया में लाख बुराई है, दुनिया में लाख बुराई है, दुनिया लाख बुरी है, मगर फिर भी भले लोगों से खाली नहीं है। बस एक बार हमें साइकिल चलाना सिखा दें, फिर देखें हम इनकी क्या क्या सेवा करते हैं। गुरु शिष्य के बीच
ऐसे ही कुछ संबंध होते हैं, लेकिन यह संबंध लोगों द्वारा धूमिल किया जा चुका था। उस्ताद महोदय सीख चुके थे, सिखाते सिखाते यह सीख चुके थे कि भाई मेरे सिखाने के बाद मुझे लोग सिखा देते हैं, अर्थात जो फीस तय की जाती है वह देते नहीं और झुला देते हैं, रुला देते हैं। अतः उन्होंने एडवांस लेने की मंशा जताई, मगर उस्ताद साहब नहीं माने, बोले फीस पहले लेंगे और यदि आपने नहीं सिखाया तो फीस लौटा देंगे। इस पर तिवारी जी ने कहा, अरे साहब क्या यह तिवारी मर गया है? शहर में रहना हराम कर दूं, बाजार में निकलना बंद कर दूं, फीस लेकर भाग जाना कोई हंसी खेल है? फीस लिए हैं तो सिखाइए, बिना सिखाए क्यों जाए? जब हमें विश्वास हो गया कि इसमें कोई धोखा नहीं है, लेखक कहते हैं जब हमें विश्वास हो गया कि इसमें कोई धोखा नहीं है, तब हमने फीस के रुपये लाकर उस्ताद को भेंट कर दिए और कहा, उस्ताद कल सवेरे ही आ जाना। फीस दे दिए 20 रुपये और अगले दिन सुबह ही उन्हें आमंत्रित किए कि आ जाए, हम तैयार रहेंगे। हमने इस काम के लिए कपड़े भी बनवा लिए हैं और अगर गिर गए तो चोट पर लगाने के लिए जंबक भी खरीद लिया है। और हाँ, हमारे पड़ोस में जो मिस्त्री रहता है उससे साइकिल भी मांग ली है। साइकिल सीखने की ऐसी जज्बा, ऐसी जुनून जो लेखक महोदय के मन में हमें दर्शित होता है, अगर यही जुनून हमारे देश के प्रत्येक छात्रों में हो जाए तो हमारा देश कितना आगे बढ़े। यही जुनून अगर हमारे देश के नेताओं में हो जाए कि हमें देश को अग्रसर करना ही है, कोई पांव किसी का पकड़ के खींचने की मंशा लेकर के अपने कार्यस्थल पर कार्यरत न हो, तो निसंदेह हमारा देश अग्रसर ही नहीं बल्कि विश्व में उच्च श्रेणी प्राप्त करेगा। आज भी है उच्च श्रेणी पर, परंतु कई ऐसी विविधताएं हैं जिसके वजह से निम्नतर गिरा हुआ है यहाँ का स्थिति। हमारे लेखक महोदय से इंस्पायर्ड होकर के, हमारे लेखक महोदय से अगर यह जिद ले करके कि नहीं सीखनी है तो सीखनी है, करनी है तो करनी है, ये बातें अगर मन में व्याप्त हो जाए तो कोई दो राय नहीं इसमें कि निसंदेह वह कार्य बेहतर और बेहतरीन होगा। आप सवेरे ही चले आए तो हरि नाम लेकर शुरू कर दे। तिवारी जी और उस्ताद ने हमें हर तरह से तसल्ली दी और चले गए। तसल्ली में उन लोगों ने कहा होगा कि भाई चिंता मत करो, बहुत आसान सा काम है, साइकिल चलाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको पैदल चलने आती है तो साइकिल चलाने में कोई दिक्कत नहीं है। आखिर पैदल चलने में भी पाँव को उठा के रखना पड़ता है, साइकिल चलाने में भी पाँव को चलाना पड़ता है। आप इत्मीनान से रहिए, साइकिल निसंदेह आप जरूर सीख जाएंगे। ऐसी सांत्वना देते हुए वो चले गए। अब लेखक एक बात भूल गए थे कहना, इसलिए लेखक नंगे पांव भागे और उन्हें बाजार में जाकर पकड़ा। किन्हें? अपने उस्ताद और तिवारी जी को। वे हैरान थे, क्यों भागते आए हैं भाई? हमने हाँफते हाँफते कहा, उस्ताद हम शहर के पास नहीं सीखेंगे, लॉरेंस बाग में सीखेंगे। क्यों? क्योंकि लॉरेंस बाग का चयन लेखक महोदय स्वयं से किए थे। इसलिए किए थे कि लॉरेंस बाग में वहाँ की मिट्टी नम थी, गिरने पर चोट कम लगेगी। जहाँ की मिट्टी होती है नम, गिरने पर चोट लगती है कम। अब रात को नींद कहाँ, बार बार चौंकते थे और देखते थे कि कहीं सूरज तो नहीं निकल आया। सोते थे तो साइकिल के सपने आते थे, अर्थात उनके मन और मस्तिष्क में
समान अधिकार से साइकिल प्रवेश कर चुकी थी। यह दोपहिया वाहन लेखक की प्रथम चाहत बनी हुई थी अभी, और इतनी उनकी जिद इस अपने जेहन में पाल लिए कि साइकिल तो अब चलाना ही है, चाहे जो हो जाए। जब आंखें खुली तो दिन निकल आया था। जल्दी से पुराने कपड़े पहने, जो पुराने कपड़े अपनी पत्नी द्वारा मरम्मत करवा ली थी उन्होंने, और जंबक का डिब्बा हाथ में ले लिया और नौकर को भेजकर मिस्त्री से साइकिल भी मंगवा ली। इसी समय उस्ताद साहब भी आ गए। हम भगवान का नाम लेकर लॉरेंस पार्क की ओर चले। जाता था सीखना, लेकिन अभी घर से निकले ही थे कि बिल्ली रास्ता काट दी। ये बिल्ली का रास्ता काटना, छात्रों, ये बिल्लियां भी अजीब होती हैं। बिल्ली का रास्ता काटना अशुभ माना जाता है, लेकिन मैंने अपनी आंखों से बिल्ली के रास्ते को एक मनुष्य द्वारा काटते हुए देखा। बिल्ली का रास्ता मनुष्य ने काटा। जब मनुष्य का रास्ता बिल्लियां काटती हैं तो मनुष्य के लिए हित होता है, लेकिन एक दिन मैंने देखा और यह हमारे दिमाग में बात आई कि बिल्ली का रास्ता एक मनुष्य ने काटा हुआ यूं कि एक चौरस्ते पर, शहर के एक चौरस्ते पर कहीं से बिल्ली प्रवेश कर चुकी थी, उस चौरस्ते पर आ गई थी और वह पार होना चाहती थी। जब भी वह पार होना चाहती थी, कोई न कोई मनुष्य अपने गाड़ी को लेकर के दंदनाते हुए निकल जाता था और वह पीछे हो जाती थी। जैसे ही वो पांव कदम आगे बढ़ाना चाहती थी अपना, वैसे ही कोई दंदनाते हुए, क्योंकि सामने वाला ये सोचता था ना कि ये काटे नहीं, मैं भाग जाऊं जल्दी, और बिल्ली पीछे आ जाती थी। हठात एक बार बिल्ली ने भी अपनी मनसा बनाई कि इस बार तो मैं पार हो ही जाऊंगी, और तेज दौड़ लगाते हुए जैसे ही पार होना चाहिए, दंदनाते हुए एक कार उसके सामने से गुजरी और जैसे ही वो पीछे हटी, एक ट्रक ने उसे कुचल दिया। एक ट्रक ने उसे कुचल दिया और उस बिल्ली की ये लीला वहीं समाप्त हो गई। अर्थात वहाँ पर मेरे मानसिकता में यही बात आई कि मैंने तो सुना था कि बिल्लियों के रास्ते काटने से मनुष्यों का अहित होता है, यहाँ तो मनुष्य के रास्ता काटने से बिल्ली का अहित हो गया। तो ये हमारे मनोभाव में स्थित है। ऐसी धारणाएं हम प्रत्येक भारतीय के मन में होती हैं कि बिल्लियां रास्ता न काटें, नहीं तो अशुभ हो सकता है, जबकि इसकी सत्यता क्या है यह किसी धर्मशास्त्र या वेद पुराण के अंतर्गत नहीं मिलता। यह मानसिकता है, लोगों की मानना है। एक बार फिर भगवान का पावन नाम लिया और आगे बढ़े। बिल्ली ने रास्ता काट दिया था और एक लड़के ने छींक दिया। ये छींकना भी अशुभ माना जाता है। अर्थात लेखक के साथ दो घटनाएं वहां पर होती हैं। एक साइकिल लेकर चलते ही बिल्ली ने रास्ता काटा और एक लड़के ने छींक मार दी। क्या कहें, हमें कितना क्रोध आया उस नामुराद बिल्ली और उस शैतान लड़के पर, मगर करते क्या, दांत पीस कर रह गए। एक बार फिर भगवान का पावन नाम लिया और आगे बढ़े। बाजार में पहुंचकर देखा कि हर आदमी हमारी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा है, हमारी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा है। मुस्कुरा रहा है। हम हैरान थे कि बात क्या है। सहसा हमने देखा कि जल्दी और घबराहट में पैजामा और अचकन दोनों उल्टा पहन लिए। जल्दी का काम शैतान का, और लेखक भी जल्दीबाजी में
एक बड़ी भूल कर बैठे थे। वे जो कपड़े पहने थे वह कपड़े एक तो फटे पुराने थे ही, पीछे से सिलाई की गई थी, वह उल्टे पहन लिए थे। अतः सारे लोग बाजार के उन्हें देख रहे थे और हंस रहे थे, और लोग इसी पर हंस रहे हैं। सिर मुड़ते ही ओले पड़े, अर्थात जैसे ही उन्होंने देखा, सिर मुड़ते ही ओले पड़ना मुहावरा है जिसका अर्थ ये होता है शर्मसार होना। हमने उस्ताद से माफ़ी मांगी और घर लौट आए, अर्थात हमारा पहला दिन मुफ्त में गया। 2 रुपये का यहाँ जो हाजिरी था वह कट गया, और ये लॉस, ये नुकसान हमारे लेखक को उठाना पड़ा सिर्फ तनिक सी जल्दीबाजी की वजह से, जिस जल्दीबाजी में उन्होंने अपने कपड़े को पहन लिया था, उल्टा कपड़ा पहन लिया था। छात्रों, आशा करते हैं कि आपको यह कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। अगले पार्ट में इस कहानी का समापन है। अभी तक जिस तरह से हम लोगों ने इस कहानी को समझा पढ़ा, इसके अंतर्गत पूछे जाने वाले प्राय प्रत्येक सवालों के जवाब आप दे सकते हैं। सक्षमता आपकी है इतनी, क्योंकि आप समझें, आप तो अच्छे स्टूडेंट हैं, इसलिए अच्छी तरह से पढ़ते भी हैं। अतः मन लगाकर पढ़ाई कीजिए और कुछ बन के दिखाइए। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।